नमस्ते। आज के इस विश्लेषण में हम भारत के इतिहास की एक ऐसी सच्ची कहानी पर बात करने वाले हैं जो सच में रोंगटे खड़े कर देती है। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे आम आदमी की जिसने पूरे के पूरे शहर को अपने खौफ के साए में ला दिया था। एक ऐसी कहानी जहां धोखा है, सत्ता का नशा है, खौफनाक हत्याएं हैं और सिस्टम की सबसे बड़ी खामियां हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। लेकिन आखिर ये ऑटो शंकर था कौन? सोचने वाली बात है कि गौरी शंकर नाम का एक बिल्कुल ही आम सा आदमी अचानक चेन्नई का सबसे कुख्यात अपराधी कैसे बन गया। ये एक ऐसा सवाल है जो दशकों से क्राइम एनालिस्ट्स और चेन्नई के काले इतिहास में लगातार गूंजता रहा है। चलिए इसके जवाब तलाशते हैं। अब इसमें जो सबसे दिलचस्प बात है ना वो ये है कि कैसे सिर्फ एक अकेला आदमी एक पूरे शहर की क्रिमिनल आइडेंटिटी बन सकता है। Z5 की वेब सीरीज के प्रोड्यूसर मनोज परमंस का ये कोट देखिए। चेन्नई में अपराध के बारे में सोचते ही सबसे पहला नाम ऑटो शंकर का आता है। इस एक लाइन से ही साफ हो जाता है कि 1980s के उस दौर में ऑटो शंकर का नाम लोगों के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था। आइए इस पूरी कहानी के टाइमलाइन को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। 1970 के दशक में उसका चेन्नई आना, फिर 1987 और 1988 के बीच शुरू होता है उसका खौफनाक आतंक और हत्याओं का सिलसिला। 1990 में जेल से उसकी वो दुस्साहसिक फरारी जिसने पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए, और आखिरकार 1995 में सलेम सेंट्रल जेल में उसे दी गई फांसी की सजा। ये सफर जितना लंबा है उतना ही डरावना भी। तो आखिर इसकी शुरुआत हुई कहां से? असल में गौरी शंकर वेल्लोर का रहने वाला था। जब उसके पिता ने परिवार को छोड़ दिया तो वो 70 के दशक की शुरुआत में चेन्नई आ गया। शुरू में वो मायलापुर की एक झुग्गी में रहा और गुजारा करने के लिए साइकिल रिक्शा चलाने लगा। लेकिन बाद में उसने दक्षिण चेन्नई के तेजी से विकसित हो रहे इलाके तिरुवनमियूर को अपना ठिकाना बनाया और ऑटो रिक्शा चलाना शुरू किया। और बस यहीं से जन्म हुआ इसको ख्यात नाम का ऑटो शंकर। अब यहां एक चीज समझने वाली है। उस वक्त तिरुवनमियूर तेजी से डेवलप हो रहा था और इसे तुलनात्मक रूप से एक शांत क्राइम फ्री इलाका माना जाता था, क्योंकि ज्यादातर बड़े क्राइम उत्तरी चेन्नई से सामने आते थे। लेकिन शंकर ने इस शांत दिखने वाले इलाके की सतह के ठीक नीचे क्रूरता और हिंसा का एक खौफनाक अंडरवर्ल्ड खड़ा कर दिया। किसी को कानों कान खबर तक नहीं हुई कि इस शांति के पीछे आखिर क्या चल रहा है। क्राइम की दुनिया में शंकर का कद इतना बड़ा कैसे हुआ? देखिए, उस दौर में शराबबंदी लागू थी। शंकर ने इसका फायदा उठाया और अवैध शराब की तस्करी शुरू कर दी। पर जल्दी उसे समझ आ गया कि वेश्यावृत्ति के धंधे में रिस्क कम है और मुनाफा कहीं ज्यादा। और इस सब में सबसे हैरान करने वाली बात क्या थी? ये कि इस धंधे में उसे रसूखदार राजनेताओं और शक्तिशाली लोगों का प्रोटेक्शन मिलने लगा। इसी वजह से पुलिस भी उस पर हाथ डालने से कतराती थी। तो आइए बढ़ते हैं इस कहानी के सबसे अंधेरे हिस्से की तरफ। 6 खौफनाक हत्याएं। शंकर किस हद तक कोल्ड ब्लडेड और कैलकुलेटेड था, इसका एक डरावना उदाहरण देखते हैं। जब उसकी तीसरी पत्नी ललिता उसके ही दोस्त सुडलमुतु के साथ भाग गईं, तो शंकर ने बदला लेने का एक पूरा जाल बिछाया। पहले तो उसने ललिता की हत्या की और उसे दफना दिया। फिर उसने सुडलमुतु को डिनर पे बुलाया, उसे बहुत शराब पिलाई, उसका गला घूंट दिया और शव को जला दिया। राख को उसने समंदर में फेंक दिया। पर हद तो तब हो गई जब उसने उस घर की मरम्मत कराई और वहां के जले हुए निशानों को छिपाने के लिए ये कहा कि वहां मांस भुना जा रहा था। सोचिए जरा। 6 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उन कन्फर्म हत्याओं की संख्या है जो शंकर ने की थी। इनमें उसकी अपनी पत्नी ललिता, उसका पूर्व साथी रवि और राइवल गैंग के 3 सदस्य संपत, मोहन और गोविंदराज शामिल थे, जिन्होंने उसे प्रोटेक्शन मनी देने से मना कर दिया था। उसके क्राइम करने का तरीका हमेशा बेहद क्रूर और बिल्कुल सुनियोजित होता था। अब आते हैं इस कहानी के अगले पड़ाव पर, जांच, उसकी फरारी और आखिर में फांसी। तो यहां सबसे अहम बात यह निकल कर आती है कि शंकर के पतन की शुरुआत किसी पुलिस रेड से नहीं, बल्कि एक अकेली महिला की हिम्मत से हुई थी। हुआ ये कि जब विरोधी गैंग के सदस्य संपत की हत्या हुई, तो उसकी विधवा पत्नी विजया लोकल पुलिस के पास गई। पुलिस ने शंकर को गिरफ्तार तो किया, लेकिन उसे मामूली धाराओं में छोड़कर विजया को ही चुप रहने की सलाह दे दी। लेकिन विजया नहीं रुकी। उसने सीधे राज्यपाल को एक पिटीशन भेज दी और अपने एक पत्रकार पड़ोसी से मदद मांगी। इसी दबाव के चलते इंस्पेक्टर जनरल को आखिरकार एक स्पेशल इंक्वायरी बैठानी पड़ी। अब गिरफ्तारी के बाद किसी को भी लगेगा कि खेल खत्म, पर नहीं। शंकर का रुसूख देखिए। 20 अगस्त 1990 को वो चेन्नई सेंट्रल जेल से फरार हो गया।
और इस जेल ब्रेक में उसकी सीधी मदद किसने की? उसके भाई मोहन, साथी सिल्वा और सबसे चौंकाने वाली बात, खुद जेल के वार्डन कन्नन, बालन और रहीम खान ने। मतलब जो लोग सिस्टम के रक्षक थे वही उसके साथी बन गए थे। खैर, आगे चलकर इन सबको कड़ी सजा मिली। वार्डन और सिल्वा को कठोर कारावास और मोहन को हत्याओं के लिए आजीवन कारावास। लेकिन कहते हैं ना, कानून के हाथ लंबे होते हैं। शंकर दोबारा पकड़ा गया। 31 मई 1991 को चेंगलपट्टू सेशन कोर्ट ने उसे और उसके साथी एल्डिन और शिवाजी को मौत की सजा सुनाई। और फिर 27 अप्रैल 1995 को सिलेम सेंट्रल जेल में गौरी शंकर को फांसी दे दी गई। और इसके साथ ही उसके आतंक के इस पूरे चैप्टर का कानूनी तौर पर अंत हो गया। चलिए अब देखते हैं इस कहानी का एक अलग पहलू, ऑटो शंकर और हमारा पॉप कल्चर। पिछले कुछ दशकों में एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ने कई बार इस कहानी को पर्दे पर उतारने की कोशिश की है। 1990 में ही एक तमिल फिल्म आई थी, पुलन विसारनाई। फिर क्राइम पेट्रोल का एक रोंगटे खड़े कर देने वाला एपिसोड आया। मक्कल टीवी ने इस पर एक डीप डॉक्यूमेंट्री बनाई और हाल ही में 2019 में सरत अप्पानी की Z5 वेब सीरीज ने इस पूरे मामले को एक नए नजरिए से सामने रखा। अब यहाँ इतिहास के दो अलग अलग नजरिए देखने को मिलते हैं। एक तरफ वो पुलिस रिकॉर्ड्स हैं जो उसे 1980s के दशक का एक बेहद क्रूल, कोल्ड ब्लडेड सीरियल किलर बताते हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ मीडिया पोर्ट्रेल्स उसमें एक नया एंगल जोड़ते हैं। एक ऐसा गैंगस्टर जो परिस्थितियों का मारा था, जिसने अपने नेटवर्क और बड़े लोगों के लिए काम किया। असल में Z5 की टीम को रिसर्च के दौरान ऐसे लोग भी मिले जिनके घरों में आज भी शंकर की तस्वीर टंगी है, क्योंकि उसने उनके लिए कई अच्छे काम किए थे। है ना अजीब बात? ये डुअल नैरेटिव आज के इंटरनेट जमाने में भी दिखता है। जैसे रेडिट पर चेन्नई फोरम के इस यूजर का मानना है कि वो एक गैंगस्टर था जिसने रसूखदारों के लिए गंदे काम किए। पुलिस ने नैरेटिव बदलकर उसे सीरियल किलर बना दिया ताकि वो पावरफुल लोग अपनी संलिप्तता से इनकार कर सकें। एक बहुत ही अलग पर्सपेक्टिव। लोग आज भी पूछते हैं कि क्या वो सच में एक अकेला मास्टरमाइंड था या फिर बड़े चेहरों को बचाने के लिए सिर्फ एक मोहरा। और यही सवाल इस कहानी का सबसे बड़ा राज है। ऑटो शंकर तो कब का मारा जा चुका है, लेकिन पीछे कई सवाल छोड़ गया है। क्या उन 6 हत्याओं के अलावा भी ऐसे क्राइम थे जो कभी फाइल ही नहीं हुए? और सबसे बड़ा सवाल, वो अनजान राजनीतिक चेहरे, वो ताकतवर लोग आखिर कौन थे जिन्होंने इस पूरे एम्पायर को खड़ा होने दिया? ये ऐसे काले राज हैं जो शायद हमेशा के लिए चेन्नई के इतिहास में दफन हो गए हैं। इस अधूरे पर सोचने पर मजबूर कर देने वाले सवाल के साथ हमारा आज का ये विश्लेषण यहीं खत्म होता है।